जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी में। हमने अपनी पिछली कक्षाओं में एमपी के करंट अफेयर के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमारे एसआई के बेस में हमने एमपी जीके की संपूर्ण तरीके से जो है कि एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ा था, और वही आपके एमपीपीएससी के प्री के दृष्टिकोण से भी ज़रूरी है। हाँ, उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ चीज़ें हैं जो और हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि आगे अगर हम क्लास लेते हैं तो उसमें उनको भी सारी ऐड कर दिया जाएगा। अभी हमने हमारी पिछली क्लास में जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर प्लस उसके स्टैटिक भाग को साथ में चर्चा की थी। अब हम आज जो है मार्च का जो है आपका करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जन ये हमारा जनवरी का है। ठीक है, कब का है? जनवरी। ठीक है, अब अ, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा फरवरी वाला जो आपका ये फरवरी हमारा हो गया था फरवरी। अब ये जो मार्च का है वो स्लाइड ऊपर नीचे हो गई थी, इस वजह से दिक्कत है। तो ये कौन से का है? ये मार्च का है। मार्च में सबसे पहली न्यूज़ आती है, क्या न्यूज़ आती है? तो वो न्यूज़ आती है इस तरीके से कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2047 तक 2.1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होने का अनुमान है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये अनुमान किसने निकाला है? तो ये जो है जो सीआईआई यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना हुई थी 1895 में। ये उद्योग परिसंघ है, ये कॉमर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय उद्योग परिसंघ जो है इसको बोलते हैं। तो 1895 में क्या हुआ था कि उस समय पे विभिन्न विभिन्न जैसे जैसे कि 1850 के आसपास इंडिया में जो है आपका कि पूरी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन के बाद इंडिया में धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ। तो ये समय फेज था जब इंडिया में जो है कि आपका मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था। तो मध्यम वर्ग का अगर उदय हो रहा है तो उसमें बिजनेस क्लास वर्ग भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपनी और इसी टाइम पे जो है कि बहुत सी थ्योरीज दादा भाई नारोजी की जो थ्योरी आ गई थी, जिसमें कि आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ वगैरह के बारे में कहा गया था कि भारत का कैसे धन जा रहा है विदेशों में या अंग्रेज ले जा रहे हैं। तो इन सबसे प्रेरित होके जो हमारे जो व्यवसायिक लोग हैं, उन्होंने 1885 में भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना की थी। तो इसने एक अपनी एक शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है, आर्थिक विकास की एक शीर्षक करके एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट ये है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की परिकल्पना 2027 @2027 करके जो है आपकी एक इसने एक रिपोर्ट निकाली है, जिसमें ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2047 तक 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है। तो इसमें आप तीन चार पहलू आते हैं। एक तो कि ये जीडीपी क्या है? ठीक है, अर्थव्यवस्था को हमको जीडीपी से डिनोमिनेट, जीडीपी क्या है प्लस भारत की जीडीपी कितनी है, और साथ ही साथ जो आपके के मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी। तो जी वैसे राज्यों के लिए जीएसडीपी के जीएसडीपी जो है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में जो है कि इसके रूप में बोला जाता है, जीएसडीपी बोला जाता है राज्यों में जीडीपी को। तो जीडीपी से बेसिकली जो मुख्य तात्पर्य है वो ये है कि एक वित्तीय वर्ष की अवधि में किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर वहाँ के लोगों के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मान, यानी कि उनकी जो अमाउंट वैल्यू है, उसके संदर्भ में जीडीपी को जो है कि डिनोमिनेट किया जाता है। यानी कि एक एक मान लीजिए कि एक भारत देश है या एक राज्य है, तो ये जो ये गोला है, इसके अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, वो जितनी भी सेवाएं या गुड्स वगैरह जो प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कर रहे हैं, यानी कि निर्माण कर रहे हैं, और उसके बाद वो जो बिक गए हैं, उसके बाद उनका कंजम्पशन हो गया है, खपत हो गई है। जो खपत से जो पैसा प्राप्त हुआ है, यानी कि लास्ट फेज में अंतिम, यानी कि जैसे कि फैक्ट्री में माल बना, उसके बाद एक व्यापारी ने खरीदा, व्यापारी से किसी और ने खरीदा, और उसके बाद सीधे एक
कंज्यूमर ने यानी कि उपभोक्ता ने खरीदा, उसने खा उसे जो है कि उपभोग करके उसका जो है कि वो उपभोग में जो अंतिम अपने छोर में हुआ, खत्म हुआ। तो वो जो उपभोक्ता के द्वारा उसकी जो राशि दी गई है और उसमें जो है कि आपका वो जो उपभोक्ता के द्वारा जो तमाम राशि दी गई है, उसमें जो उसका जो मौद्रिक मान है, उसमें जो है कि कुछ टैक्स वगैरह है, वो कुछ निकाल लिए जाते हैं, कुछ अलग-अलग जोड़े जाते हैं। तो उसमें जो है, उन सब को जोड़ के आपकी उन सब की बात करने के बाद जो अंतिम में जो पैसा बचता है, सारा उसका मौद्रिक मान ही हमारा जीडीपी है, ठीक है? यानी कि मान लीजिए ₹10 में ही तो वो हमारी अगर हम पूरा देश सेवा वगैरह सबसे अगर मान लीजिए कि 10 ही रुपए हम टोटल करते हैं इसमें जो है आपका, तो इसका एक फ़ॉर्मूला भी होता है। फ़ॉर्मूला क्या होता है कि जीडीपी इज़ इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है? अब इसमें जो आपका सी है, ये निवेश, ठीक है? यानी कि जो सरकार के द्वारा या जो प्राइवेट प्लेयर्स वगैरह के द्वारा जो निवेश किया गया है, ये वो उसको संदर्भित करता है क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम पैसा लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं तो कहीं न कहीं डेवलपमेंट तो हो रहा है, उससे कुछ चीज़ तो बन रही है तो वो हुआ तो उत्पादन ना, तो वो उससे है, उत्पादन तो हुआ ही, तो निवेश प्लस दूसरा है आपका सॉरी कन हाँ, सी उपभोग है, ये निवेश आई से सॉरी उपभोग से हाँ सी एज ए कंजम्पशन यानी कि उपभोग यानी कि हम लोग जो चीजें खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं या हम खा रहे हैं पी रहे हैं चीजों को उपयोग कर रहे हैं कार वगैरह ये सब तो ये जो उपभोग में हम पैसा तो खर्च कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं अगर हम मान लीजिए कि मैं हूँ अगर मैं एक किसान व्यक्ति हूँ मैं जाता हूँ एक ट्रैक्टर मान लीजिए कि मैं खेती करता हूँ और गेहूँ के बाद जो मुझ पर मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं एक ट्रैक्टर लेता हूँ तो ये ट्रैक्टर लूँगा तो इससे लाभ किसको है जो एक तो डीलर है उसको लाभ है उसके बाद डीलर को कंपनी को और जो निर्माण में जो जिस अवस्था में वहाँ पे से पुर्जे वगैरह या लोहा स्टील वगैरह सबका कहीं ना कहीं उपयोग हुआ है तो ये जो उपयोग इन सब चीज़ों का हुआ है तो ये कहीं ना कहीं एक निर्माण की तरफ या उत्पादन की तरफ तो आपका इशारा करता ही है क्योंकि अब ये इससे क्या है कि बहुत से लोगों को रोजगार मिला होगा बहुत से लोगों को अलग अलग स्तर पे पैसा वगैरह तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी रन कर रही है या ग्रो कर रही है क्योंकि जो हमारा व्यवस्था क्रम है उसमें कहीं ना कहीं अगर अगर मान लीजिए ये किसान कुछ चीज खरीदेगा ही नहीं कुछ नहीं खरीदेगा तो ट्रैक्टर कंपनी बनाने वाली कंपनी ट्रैक्टर बनाएगी नहीं ट्रैक्टर नहीं बनेगा तो ट्रैक्टर बनाने से संबंधित जिन जिन व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा था जिन जिन कंपनियों को जो ये है कि आपका प्रॉफिट मिल रहा था वो सब बंद हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि इसमें किसी भी प्रकार का और ऐसी व्यवस्था कभी चल भी नहीं सकती क्योंकि अब जैसे कि अब मान लीजिए पहले ट्रैक्टर नहीं थे पर आज ट्रैक्टर हैं तो मैं ट्रैक्टर का उदाहरण लेके आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा सिस्टम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कोई उत्पादन नहीं होगा तो इसका कोई रुपया नहीं जुड़ेगा इस वजह से उपभोग को इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं उपभोग के लिए ट्रैक्टर है कुछ भी सामान है बिस्किट है हम उपभोग करते हैं तो उसके लिए जो पैसा देते हैं तो उसमें जो अंतिम उत्पाद जो होता है कहीं ना कहीं हम जो उपभोग करके जो उस पर खर्च करते हैं तो वो जो कंजम्पशन है या उपभोग है उसका जो हम खर्च देते हैं या उसका जो पैसा देते हैं उसको जोड़ा जाता है इसमें प्लस निवेश को जोड़ा है निवेश अपने आप में उत्पादन है क्योंकि कहीं न कहीं उत्पादन हुआ होगा तभी हम उसका उपभोग कर पा रहे हैं। अब निवेश क्या होता है कि यानी कि इन्वेस्टमेंट यानी कि अगर मान लीजिए कि मैं एक कंपनी लगाता हूँ ₹50 की, ₹100 की, ₹1,00,000 की, तो मैं कहीं न कहीं उस कंपनी को लगाने में क्या-क्या लाऊँगा? उसमें एक तो मैं वहाँ पे ज़मीन लूँगा तो ज़मीन का लोगों को जिसको लूँगा उसका किराया दूँगा। उसके बाद वहाँ से कर्मचारी मिलेंगे तो उनको मैं आपका कि सैलरी दूँगा और जो हम सरकार को टैक्स दूँगा और जैसे कि तो इससे क्या होगा उस क्षेत्र में आस-पास में डेवलपमेंट होगा। तो कहीं न कहीं वहाँ पे विकास तो हो ही रहा है यानी कि वहाँ पे जो है कि उत्पा और जो मैं इकाई लगाऊँगा उससे कहीं न कहीं उत्पादन होगा। तो उस उत्पादन का जो आपका जो मौद्रिक मान होगा जब वो उपभोग के तो कहीं न कहीं ये उत्पादन तो हो ही रहा है ना कि एक कंपनी बन रही है, ये पूरा सेटअप बन रहा है, तो ये एक उत्पादन हो रहा है। तो इसका जो है कि इसका जो मूल्य होता है, अंतिम मूल्य, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। और जी यानी कि सरकारी खर्च, सरकार जो खपत करती है,
तो वो भी कहीं ना कहीं वो भी क्योंकि जो आय का संबंध ये है कि कहीं ना कहीं उत्पादन हो रहा है और उत्पादन सरप्लस हो रहा है, उसी की वजह से कहीं ना कहीं जो है कि आपके पास जो क्योंकि सरप्लस होगा तो कोई बेच पाएगा तो उसकी जो आपकी उसकी मौद्रिक मान आएगा, यानी कि आप किसी को बेचेंगे तो उससे आपको पैसा मिलेगा। इस तरीके से ये पूरा तानामान, अगर आपको, हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत मुझे भी लग रहा है कि हो सकता है कि कंफ्यूजन हो गया हो, अगर कोई नए व्यक्ति हो उनके लिए, तो इसके लिए आप सीधी सीधी कुछ चीजें ही ध्यान रखिए कि जीडीपी क्या, तो जीडीपी से तात्पर्य किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित समय काल में या एक वर्ष के भीतर जो उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मान है उसको जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी, अब हम जीडीपी जीडीपी कहते हैं। अब मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी है, तो मध्य प्रदेश की वर्तमान में जीडीपी 16.94 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। और ये क्या संदर्भ है कि 2047 तक सीआईआई जो का आपका उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ, उसने क्या बोला है कि एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसमें कि भारतीय मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था एट द रेट 2047 का जो उसने डॉक्यूमेंट जारी किया है उसमें ये बताया कि मध्य प्रदेश की परिकल्पना है कि एक 2.1 ट्रिलियन होने का अनुमान है। तो मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी है, 16.94 लाख करोड़, और जीडीपी वृद्धि कितनी है, तो आपकी 13%, ठीक है। अब भारत की बात करें, भारत की जीडीपी कितनी है, तो लगभग लगभग 4.18 यानी 4.18 या 4.13, 13 से 4.18 के बीच में, अलग अलग जगह पे अलग अलग आंकड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, पर लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। ट्रिलियन डॉलर की जो है हमारी भारत की इकोनॉमी, और ग्रोथ रेट जैसे कि आरबीआई की अलग है, फिर आपका मूडीज निकालती है वो अलग है, फिर विभिन्न विभिन्न स्वतंत्र संस्थान निकालते हैं वो अलग है, आईएमएफ अलग है, वर्ल्ड बैंक अलग है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रोथ है, पर लगभग माना जा सकता है कि लगभग 7 हमारी जो है कि 7% वृद्धि ऑन एन एवरेज प्रतिवर्ष रही है, जो विश्व में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, ठीक है। तो ये हमारा भारत की अर्थव्यवस्था कितनी, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितनी, इससे संबंधित हमारी चर्चा हुई। अब इसमें हम और बात कर सकते हैं जीडीपी में, पर हमारा उद्देश्य, हमारा एमपी एग्जाम है वो बस इतना ही पूछेगा आपसे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी है, वृद्धि कितनी है, भारत की जीडीपी कितनी है, वृद्धि कितनी है, और जो जैसे कि भारत की वृद्धि वृद्धि के लिए वो आपसे ये पूछ लेगा कि किस किस संस्था ने कितनी बनाई है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आगे की हम लाइन देखते हैं, क्योंकि नहीं तो यहीं पे हमें काफ़ी समय हो जाएगा हम पढ़ते तो, और हम त्वरित रूप में जो है कि आपका इसको करेंगे। अब ये है कि मध्य प्रदेश में जनजाति निगरानी, मध्य प्रदेश में जनजाति, मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक अधिक संख्या में है ना, संख्या में जो आपकी सबसे अधिक जनजाति जो है आपके मध्य प्रदेश में निवास करती है, लगभग लगभग मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 20% है, ठीक है। और इसमें ये बात की गई है कि इसमें जैसे कि हमारे यहाँ जनजाति है तो उसमें निगरानी के लिए विभिन्न विभिन्न, जैसे कि आपका पेशा एक्ट है, फिर वन अधिकार अधिनियम 2026 है, तो इसमें, और जैसे कि वन संरक्षण के समय में विभिन्न विभिन्न समय पे जो है कि ये थोड़ा सा सरकार के जो वन अधिनियम या वन संरक्षण में जो कार्य करते हैं, या वन रक्षक वगैरह ये जो हैं इनके, और जो जनजाति निवास उन क्षेत्रों में करते हैं उनके बीच कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या या उत्पन्न होती रहती है, तो उनके समाधान के लिए और उन सबको त्वरित रूप से लागू करने के लिए सरकार विभिन्न विभिन्न समय पे काम करती रहती है। अब आती है हमारी तीसरा ऑप्शन है हमारा, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, तीसरा है, ये हम मार्च का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक बार फिर से इत्तला कर दूं, मार्च, ठीक है। फिर ये आता है कि पुलिस वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिता, तो पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता जो है ये आपकी 24वीं कहाँ पे हुई है, तो भोपाल में हुई है, सबसे जरूरी ये है। उसके बाद कौन सी है, 24वीं है। और
इसमें क्या है कि आपका कि भारतीय पुलिस, और इसको कौन आयोजित करता है, तो अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता आयोजित हुई है ना, जिसमें यानी कि इसमें एक क्वाकिंग है और रोइंग है। क्वाकिंग और रोइंग ये नाव से संबंधित जो है कि आपके गेम खेले होते। तो कौन इसे कराता है, तो आपका अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो है, या ये प्रतियोगिता प्रतियोगिता, ठीक है। और इसको अखिल भारतीय पुलिस वाटर प्रतियोगिता जो है आपका, यही अथॉरिटी भी इसे करवाती है। बस हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, कौन सी है, 24वीं है, कहाँ हुई है, भोपाल में हुई है। इसके अलावा हमें किसी भी और कोई ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब फिर आप हम जाएंगे तो और डीप में जा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, पर इससे कोई लाभ नहीं है, ना आपको लाभ होगा ना हमें, ना इस, तो इस वजह से हम इसको अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये है कि आपकी क्या है कि 42वीं सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई, तो ये कहाँ पे हुई है आपकी, तो ये हुई है आपकी भोपाल में। कहाँ हुई है, भोपाल में हुई है। और कब से कब तक हुई है, तो वो आपकी हुई है 3 से 7 मार्च। 3 से 7 मार्च के दरमियान जो है आपकी ये प्रतियोगिता हुई है। इसमें भी जो है कि आपका जो भोपाल का बड़ा तालाब है, वहाँ पे जो है कि हमारी जो स्पोर्ट राज्य की स्पोर्ट अथॉरिटी है, और जो बोट क्लब है, उन सब उनके द्वारा जो है ये खेल आयोजित किया गया। इसमें भी रोइंग खेल जो होता है, रोइंग, ये एक तो राइटिंग सही नहीं, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। तो रोइंग खेल प्रतियोगिता, इसमें जो है कि ये इसमें एक होता है कि एक विशेष प्रकार की नाव होती है, जिसमें पतवारों की मदद से आगे बढ़ाया जाता है, और इसमें जो है कि जो नाविक होता है उसको रोवर कहा जाता है, ठीक है। उसकी पीठ की बल से इसको चलाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये बात थी। चलिए, अब क्या है कि मध्य प्रदेश में नक्सलियों के उन्मूलन, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने सॉरी मोहन यादव जी, उन्होंने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश 2026 में नक्सल मुक्त होगा, ठीक। नक्सल मुक्त हो जाएगा। और राष्ट्रीय जो केंद्र सरकार है, जो गृह मंत्रालय विभाग के तहत जो है कि आपका 31 मार्च, ये आप याद रखिएगा तारीख, 2026 से तक पूरे भारत से पूरे भारत से नक्सल मुक्त बनाना जो है आपका जो हमारे जो गृह मंत्री है उनका ये लक्ष्य है, ठीक है। और इसीलिए देखिए विभिन्न जो है कि अभी जो छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो जनजाति जो प्रभावित क्षेत्र हैं नक्सल प्रभावित, उनमें जो है कि सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। मध्य प्रदेश में भी है, पर मध्य प्रदेश में जैसे कि अब वैसे भी शुरू शुरू से देखा जाता है कि मध्य प्रदेश में अब ये बहुत कम स्तर पे, और शायद मुझे जो कुछ एक पूर्वी जिले हैं उनमें है, पर उनमें भी अब ये लगभग समाप्ति की हो रही है, और सरकार इसमें त्वरित एक्शन ले रही है। तो ये आपका इस वर्ष समाप्त है। इसमें सबसे जरूरी चीज है वो 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत से नक्सल मुक्त करने का जो है हमारे गृह मंत्रालय का, हमारे भारत का लक्ष्य है। बस ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपको ज़्यादा इसमें ना दिक्कत पर सोचने की दिक्कत नहीं है, और ना ही इसमें परेशान होने की ज़रूरत है, इतना ही आएगा। और नक्सलबाड़ी की बात करें तो ये नक्सलबाड़ी जो है आपका पश्चिम बंगाल में एक जगह है, वहाँ से एक चुनाव हुआ था। मुख्यतः ये पहले जमींदारों के खिलाफ था, और फिर ये भूमि विवाद को लेके किसानों से, और फिर ये
फिर विभिन्न समय में ये इसको जो है कि पॉलिटिकल सपोर्ट मिल गया, और ये जो मतलब एक पूरा नेक्सस है इसमें काम करता है, जो वो तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारे जनजाति समाज के हमारे भाई बहन हैं, वो उन्हें उन्हें नहीं पता है कि ये लोग जो उनसे ये हथियार दे दे रहे हैं, वो वो उनका भला कभी नहीं चाहते, वो अपने लाभ के लिए ये कर रहे हैं। अगर वो उनका भला चाहते तो वो उनके हाथों में हथियारों की जगह किताबें देते, उनके घरों को बनाते, उधर जनजातीय क्षेत्रों में विकास करते। पर वो इतनी महंगी-महंगी राइफ़लें, इतनी-इतनी AK-47 जैसी इतनी महंगी गन, जो एक सरकार की जो है आपकी कि आर्मी बहुत से देशों की अफ़ोर्ड नहीं कर पा रही है, वो इनको मिल रहा है, तो कहीं न कहीं वो ये तो चाहते ही नहीं है कि वो आपका विकास चाहते हैं। तो मेरी तो, अगर कोई व्यक्ति इसमें है, तो मेरी तो उनसे गुज़ारिश है कि बस आप ये देखिए कि क्या है, सही क्या है? क्योंकि अगर उन्हें आपको मुझे लगता है कि आपको सही दिशा में ले जाना वाला होने का उनका उद्देश्य होता, तो वो बजाय इसके इतने महंगे हथियारों के आपको वो जो है कि जो है किताबें और जो आपके अवसंरचना का विकास आपके क्षेत्रों में करते हैं। और ये मतलब एक समय पे रेड नेक्सस हो गया था पूरा, जो आपका नेपाल से जो है कि चाइना के थ्रू हथियार आते थे पूरा बिहार में। और एक समय पे बिहार और इसमें लेवी चलती थी, दबदबा था, मतलब जो है कि लाल झंडी वाले लोग आते थे और वो इसका जो है कि एक वसूली करते थे, तो ये कहीं न कहीं गलत है। तो वो सरकार फिर आगे-आगे जाके इसमें विभिन्न-विभिन्न काम किए, और उसके बाद इसमें जो है कि इसका लाभ ये मिला है कि अब हम लगभग-लगभग जो है कि नक्सल मुक्त या और इसीलिए सरकार का भी उद्देश्य है, जैसे कि जो विभिन्न-विभिन्न सरकार के द्वारा योजनाएँ जो अ, वन वन अधिकार अधिनियम 2026 है, उसके बाद जो जनमन योजनाएँ और विभिन्न प्रधानमंत्री खुद विभिन्न योजनाएँ प्रमोट कर रहे हैं, वो हर जहाँ भी जाते हैं तो जनजाति लोगों से बड़ा ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार प्रकट करते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो लोग मेन धारा से, मुख्य धारा से जुड़े, और उनके क्षेत्रों में जो विकास की जो कमी हुई है, उसको जो है कि क्योंकि अगर उन्हें रोज़गार, मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को रोज़गार दे दिया जाए, तो शायद ही वो इन सब चीज़ों में पड़ेगा, क्योंकि और वही है कि कुछ कुछ एक वो आती है, कुछ बताकर और कुछ ना बताकर हीरोज़ एंड विलेन बनाए जाते हैं। और जो लोग हैं, मैं तो ये सही बात है कि जो लोग हैं, वो अगर आपको हाथों में हथियार दे रहे हैं, तो वो आपका भला तो नहीं चाहते। ये तो सच है, सीधी बात है ना? तो आप बस अब हम क्लास को ही आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि समय हो गया। चलिए, फिर आते हैं हम भीमबेटका की। भीमबेटका की बात करते हैं, तो भीमबेटका की खोज किसने की थी? किसने की थी बताइए? तो वो की थी विष्णुधर वाकणकर ने, जो है कि भीमबेटका की खोज की थी। और जो है कि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यूनेस्को की, ठीक है? और कब घोषित की गई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये आप मुझे बताइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, 2003 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ये एक रॉक शेल्टर म्यूजियम है, यानी कि यहाँ पे विभिन्न चित्र वगैरह मिले हैं। ये आपको पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण तीनों काल के यहाँ पे साक्ष्य मिले जो है आपका भीमबेटका में है। और इस अभी ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि एक तो ये रॉक आर्ट इको पार्क म्यूजियम तो है ही सही, उसमें सबसे जरूरी है कि इसमें जो है आपके अरविंद पनगड़िया जो हमारे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे विजिट किए थे, इस वजह से जो आपका ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है? उसके बाद है नेशनल लोक अदालत। लोक अदालत की इसमें जब जब 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने एक जो गरीबों को मुफ्त न्याय की व्यवस्था की जो बात की गई थी, उसको जो है कि मुख्य धारा में लाने के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया था। उसका नाम था आपका कानूनी सेवा प्राधिकरण, ठीक है? क्या नाम था? कानूनी सेवा प्राधिकरण। कब बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था 1987 में, 1980। प्राधिकरण 1987 में जो आपके इसे बनाया गया था। इसका उद्देश्य था, इसमें मुख्यतः इस प्राधिकरण के तहत केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे
और जिला स्तर पे जो समितियां बनाई गई थी, जो ये सुनिश्चित करती थी कि जो व्यक्ति जो कानून जो है कि वो अक्षम है कानूनी सेवा को प्राप्त करने में, आर्थिक रूप से या किसी प्रकार से, किसी न किसी कारण से, अगर वो जो है कि कानूनी सेवा प्राप्त नहीं कर सकता है, वो इतना उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो उसे मुफ्त या मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करे। ठीक है? और इसके लिए फिर इसमें ये है कि एक एसटी-एससी वर्ग है, महिलाएँ हैं और जो आपका कि बीपीएल लोग हैं और बुजुर्ग हैं, इसमें विभिन्न-विभिन्न लोग इसमें शामिल किए गए। तो इसमें सबसे फिर उसकी इसी के थ्रू जो है आपके लोक अदालत का जो गठन हुआ। लोक अदालत जो होती है त्वरित न्याय के लिए और सस्ता, और एक्चुअली में कहें तो गांव स्तर पर ही, गांव में ही जो है कि मोबाइल कोर्ट, यानी कि जगह-जगह पे कोर्ट स्थापित करके, या वो जा जाके ये छोटे-छोटे मसले को हल करने का इसका कार्य होता है लोक अदालत का। तो इसमें है कि हम जैसे कि हर राज्य में, अलग-अलग राज्य में अलग समय में लोक अदालतों का गठन हुआ। लोक अदालत मुख्यतः जो है आपके कि जो सार्वजनिक जो मुख्यतः सिविल मामलों में जो है ये पूरा अपने निर्णय देती है। तो नेशनल लोक अदालत की जो आपकी बात है ना? और तो जैसे कि राज्यों में जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसने जबलपुर में नेशनल लोक अदालत के आयोजन की बात कही थी, इस वजह से ये चर्चा में। तो आप ये कानून याद रखिएगा, कानूनी सेवा प्राधिकरण लोग, है ना? और इससे संबंधित ये है कि तीनों स्तर पे इसमें समितियां गठित की जाती हैं, और इनके जो हेड होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई होते हैं, और जो हाई कोर्ट में होते हैं वो जो हाई कोर्ट के सब प्रमुख न्यायाधीश होते हैं, और जिला कोर्ट में जिला प्रमुख होते हैं। और मुंसिफ में भी ये जो है कि समितियां छोटी छोटी होती हैं, जो ये सुनिश्चित करती हैं कि जो है कि किसी के भी साथ नाइंसाफी ना हो, सभी को न्याय मिले, और सस्ता, और अगर कोई न्याय प्राप्त नहीं कर सकता तो उसको मुफ्त में न्याय मुहैया करवाए। अब फिर आता है कि माधव नेशनल पार्क। तो माधव नेशनल पार्क जो आपका कहाँ पे है सबसे पहले? तो माधव नेशनल पार्क विंध्य पहाड़ी में, ठीक है? विंध्य पहाड़ी, विंध्य पहाड़ियों में माधव नेशनल पार्क है, और यह जो है आपका अब 58वां टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इसके बारे में हमने अपनी पिछली कक्षा में विस्तार से चर्चा की थी। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि माधव नेशनल पार्क सबसे पहले कहाँ है? तो शिवपुरी जिले में है। कौन सा हुआ टाइगर रिजर्व बना? 58वां टाइगर रिजर्व, और मध्य प्रदेश का 9वां। और इसकी जो है कि घोषणा राज्य सरकार करती है, पर इसका अप्रूवल जो है एनटीसी, जो एक अथॉरिटी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो अ, इसका अप्रूवल देती है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो कब शुरू किया गया था? तो वो कब शुरू किया गया था 1973 में, ठीक? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ठीक है, ये बस इतनी ही बातें ज़रूरी है, नहीं तो बाकी तो और भी चीज़ें हैं, पर हमारी एग्ज़ाम के लिहाज से बस इतना ही ज़रूरी है, तो हम इतना पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि क्या है आपका, कि ताप विद्युत ग्रहों का को राष्ट्रीय पुरस्कार, जो ताप विद्युत ग्रह हैं उनको राष्ट्रीय पुरस्कार की बात की गई है। तो जैसे कि मध्य प्रदेश में जो ताप विद्युत ग्रह हैं, जो कोयला निर्मित है, जो आपका सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका कौन सा ताप विद्युत केंद्र है ये मध्य प्रदेश में, आप उसका नाम बताइएगा मुझे। बताइए। मध्य प्रदेश में, और जो शहडोल में है, ठीक है, शहडोल और सिंगरौली, सिंगरौली को मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं? ऊर्जा राजधानी भी सिंगरौली को कहते हैं। और वहीं पे सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, और जिसकी 2900 गीगावाट क्षमता है। ठीक, भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला जो है आपका ताप विद्युत केंद्र है। और ताप विद्युत केंद्रों में राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो ये किस लिए दिया गया है? कि उन्होंने कार्बन एमिशन, या जो आपका जो फ्लाई ऐश वगैरह है,
उसको कम उत्पादित मतलब उसका सही उपयोग किया है, सही निस्तारण किया है, और जो है कि और त्वरित या यही यूँ कहें कि उसका सस्टेनेबल यूज़ या जो है कि सतत विकास में की तरफ उसको जो है कि ले गए हैं, या उसका सतत उपयोग जो है आपका सुनिश्चित किया है, उसके लिए दिया गया है। तो इसमें मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत गृहों को ये मिला है। तो कौन-कौन से हैं? तो एक है आपका संत सिंगा जी, संत सिंगा जी कहाँ पे है? तो वो आ गया दोंगलिया में, ठीक। फिर दूसरा क्या है आपका? सतपुड़ा सारणी, सारणी ये कहाँ पे है? तो ये है बैतूल में, ठीक है। और तीसरा आपका अमरकंटक है। कौन सा है? अमरकंटक। ये कहाँ पे है? अनूपपुर में, ठीक। ठीक है। तो ये आपका इन तीनों को आपका राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ठीक। तो ये किस लिए क्या है? कुशल कुशल व प्रभावी प्रबंधन और फ्लाई ऐश के सही उपयोग के लिए, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला हमारा नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ पे है सबसे पहले? तो ये आपका पड़ता है हमारे, ये सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है दमोह, दमोह सागर डिस्ट्रिक्ट में जो आपका ये पड़ता है। और दूसरी इसकी, तो यहाँ पे दमोह सागर में, ठीक। मुख्यतः दमोह डिस्ट्रिक्ट में ये आपका पड़ता है। और इसमें जो है कि इसमें एक ये चीज़ हुई है कि मुख्यतः एक तो ये चीतों के लिए नया आवास बनाने की सरकार की कोशिश इसमें जारी है। और नौरादेही के पास में एक तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में बना, इसी का पार्ट है। और इसी का पार्ट है रानी दुर्गावती टाइगर टाइगर रिजर्व, ठीक है। वो दमोह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये अभी इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि यहाँ पे जो एक भेड़िया प्रजाति है, उनके गले में जो है कि कॉलर जो है आपका रेडियो कॉलर लगाया गया है, ताकि इससे क्या है कि एक तो ये है कि उनके किसी प्रकार की कोई नई बीमारी आ रही है, या किसी भी प्रकार का कोई नया चेंजेस आ रहा है प्रजातियों में, या क्या इन्वायरमेंट इफेक्ट वगैरह उन पे हो रहा है, इसकी सारी आपकी जानकारी इससे मिलती रहेगी, ठीक है। अगली खबर क्या है? वेयर वॉल्फ सिंड्रोम, ये एक प्रकार का सिंड्रोम है जिसमें जो जेनेटिकली होता है, ये जिसमें कि आपके पूरी शरीर पे, आपके मुंह पे, सब जगह पे बहुत नंबर ऑफ अमाउंट में शरीर पे बाल होते हैं। तो इसके लिए एक जो मध्य प्रदेश के और इसको एक और जैसे कि पूरे शरीर जिसमें हाइपरट्रिकोसिस इसको एक कहते हैं और बीमारी है। और इसमें शरीर पे पूरे मुंह पे, चेहरे पे, गालों पे, सब जगह पे आप बाल होते हैं। तो इसके लिए एक जो मध्य प्रदेश के किशोर हैं, उन्होंने इसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस वजह से ये वेयर जो है आपका इसका चर्चा में आया है, वेयर वॉल्फ सिंड्रोम की बात में, ठीक है। फिर आपका आता है कैग और सीजीआई। कैग और सीजीआई आती है। तो कैग जो है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये इसकी सबसे एक तो ये चीज़ कि ये कौन से आर्टिकल के तहत है? तो कौन से? ये है भारतीय संविधान के 48 40 148, सॉरी 148 आर्टिकल जो है उसमें कैग के बारे में दिया गया है। ये एक्चुअली में जो है कि भारतीय लेखा और लेखा विभाग का हेड होता है। और ये एक्चुअली में जो है कि आपका कि सरकार ने जो पैसा अप्रूव किया है, वो जिन जिन योजनाओं के लिए जितना पैसा अप्रूव किया है, क्या ये उन्हीं योजनाओं में पैसा लगा है या नहीं, इसका जो है कि सोशल ऑडिटिंग करता है, मतलब ऑडिटिंग करता है, सोशल ऑडिट का काम है। यानी कि रिव्यू चेक करना कि जो पैसा सेंक्शन किया गया था वो लगा भी है या ऐसी ही बात चल रही है। तो और ये जो है आपका कि ये जो हमारी समिति होती है, लोक लेखा समिति, उसके जो है आपका उसके सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं ऑडिट। और फिर ये जो है कि ऑडिट राष्ट्रपति को भेजते हैं। उसके बाद एक आता है वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात हमारे संविधान के 280 में की गई है।
ये अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है। वित्त आयोग का गठन जो आपका कि हर प्रति 5 वर्ष में किया जाता है। वर्तमान वित्त आयोग जो आपका 16वां वित्त आयोग है 2025 से 2030 तक के लिए, जिसके अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। तो आर्टिकल 280 में जो वित्त आयोग है इसका गठन मुख्यतः राज्यों और केंद्र और राज्यों के बीच जो करों के अनुपात के बंटवारे के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपका और कौन सा आर्टिकल है, बस इतना आपको आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। अब मध्य प्रदेश के बजट की बात करें तो हमने अपने एक प्रीवियस वीडियो में मध्य प्रदेश के बजट के बारे में संपूर्ण चर्चा की है। ठीक है, त्वरित रूप से और संपूर्ण रूप से इसमें हमने इसकी चर्चा की है। और इसको और इसमें ये भी बताया गया है कि क्या मध्य प्रदेश पूरी जो जीडीपी का जो आंकड़ा है वो आपको दिया गया है इसमें। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको इसमें पूरी जानकारी मध्य प्रदेश की जीडीपी के बारे में पढ़े। तो वर्तमान में जो है कि मध्य प्रदेश के बजट, वैसे अब तो नया बजट आने ही वाला है, पर मध्य प्रदेश का जो 25-26 का जो बजट है वो कितने करोड़ का पेश हुआ था, तो वो 4,21,302 करोड़ रुपए का जो है आपका ये बजट पेश हुआ था मध्य प्रदेश का। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है, और मध्य प्रदेश का जीएसडीपी तो हमने बता ही दिया था कि लगभग 14.94, या इसमें जो है कि नए आंकड़े में कितना है अभी 15,22,220 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए जो है आपकी ये मध्य प्रदेश की जीडीपी है, ये जीएसडीपी। ठीक है, तो ये आंकड़े तो यही है कि ऑन एन एवरेज उसमें क्या था 14.94, और अब ये जो है आपका ये सरकार, जैसे कि क्या होता है कि ये अनुमानित था और वो एक्चुअल है, तो अनुमानित और एक्चुअल में थोड़ा बहुत अंतर आता रहता है। अब इसमें यह है कि इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज अब मैं बता देता हूँ, बाकी तुम्हें उस आपसे एक बार उसमें आप देखोगे तो वो चीज मिल ही जाएगी। एक ज्ञान करके, ज्ञान पर फोकस किया गया है ना, तो ज्ञान पर फोकस किया गया इसमें क्या है ज्ञान, जी यानी कि गरीब, गरीब कल्याण, गरीबों का कल्याण। फिर वाई से आपके युवा, युवा, ठीक है, युवाओं के कल्याण। फिर ए से है अन्नदाता किसान, और एन से है आपका नारी शक्ति। ये हमारे फोकस बिंदु हैं हमारे बजट के। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा आप ज्ञान को। ठीक है, ठीक है। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्योंकि बाकी तो हमने हमारे जो बजट वाले सेशन है उसमें मध्य प्रदेश के पूरे बजट के बारे में विस्तार से चर्चा की है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कूनो नेशनल पार्क की। तो सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो कूनो नेशनल पार्क है श्योपुर में, जो कि चंबल संभाग में पड़ता है। चंबल संभाग में कितने जिले हैं, तो वो है आपके भिंड, मुरैना और श्योपुर। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि 2000 और इसको कब नेशनल पार्क घोषित किया गया, 2018 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया। ठीक है, और ये तारीख एक बार फिर भी याद रखना आपको, 17 सितंबर 2022 को माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो यहाँ पे नामीबिया से आपके लाए गए चीतों का जो है आपको 8 चीते शुरू में लाए गए थे, उनको जो यहाँ पे कि यहाँ पे उनके वापस से पुनर्विकास की परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है आपका कि आपका जो कटीले वनों का क्षेत्र है थोड़ा, तो ये उनके लिए सूटेबल था, उस हिसाब से यहाँ पे छोड़ा गया था। उसके बाद विभिन्न विभिन्न समय पे फिर दक्षिण अफ्रीका से, नामीबिया से और बोत्सवाना से जो है आपके यहाँ पे चीते लाए गए। ये लगभग ऐसी बात है कि 1992 के आसपास में ही मध्य प्रदेश में
पूरे भारत में चीतों की समाप्ति हो चुकी थी। तो ये वापस से उनके पुनर्विकास या उनके रिवाइवल की जो है एक योजना है, जिसमें जो है आपकी कि एनटीसीए भी इसका सहयोग कर रही है ना? चीता पुनर्विकास परियोजना के बारे में आपने बिल्कुल सुना होगा, तो इसके बारे में आप और त्वरित तरीके से जानिएगा, ठीक है? ये इसलिए चर्चा में आ जाता है क्योंकि जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि कोई कोई मादा है, किसी ने चीतों के बच्चों को जन्म दिया है, तो वो बात चर्चा में आ जाती है, किसी कारण किसी की मृत्यु हुई है, तो इस वजह से ये नाम चर्चा में आता है। अब इंदौर में भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्लांट बनने वाला है। तो ये जो इंदौर, आप हम सब जानते हैं कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, परंतु वर्तमान में थोड़ा-सा किसी एक अलग जो दुखद कर देने वाली घटना है उसके कारण चर्चा में रहा। परंतु ओवरऑल मध्य प्रदेश जो इंदौर है विश्व में वो मतलब भारत में या विश्व में अपनी एक ख्याति है स्वच्छता के रूप में। तो इसमें जो है कि पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सरकार लोगों का सहयोग लेके सरकार ने ग्रीन वेस्ट प्लांट जो है आपका इंदौर में स्थापित करने की घोषणा की है। और इसमें जो है कि नगर इंदौर की जो है कि आपकी नगर निगम होगी, और एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड भी जो है आपकी इसमें मुख्य भागीदार रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपका कि यहाँ से जो अपशिष्ट में जो है कि लकड़ी, ये लकड़ी है, शाखा पत्ती वगैरह जो कचरा है, जो आपका जो बायो प्रोडक्ट्स है, वो जो बायो उत्पाद अपशिष्ट है, वो उसको जो है आपका कि उसका निस्तारण करना, संशोधित करने की जो है इसमें किया जाएगा कार्य, है ना? और इससे क्या है कि वायु प्रदूषण, वायु गुणवत्ता वगैरह में भी सुधार होगा, और मिट्टी की उर्वरता के वगैरह के लिए ये फायदेमंद है, क्योंकि जो इसके तहत जो भी कार्य होंगे उसमें कहीं ना कहीं सरकार इसका जो है कि इसमें कैपेसिटी रीयूज, सरकार रिड्यूस और रीयूज पे बहुत काम कर रही है। यानी कि पहले तो हम जो कार्बन एमिशन है उसको कम करें, प्लस जो हमारी जो चीज़ें हैं उनको रीयूज करें, रिसाइकल या रीयूज की बात हम करते हैं, ठीक है? अब ये है कि जो स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था, तो वो आपका 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, ठीक है? और अब इसमें फिर ओडीएफ शौचालय मुक्त वगैरह की बात की गई, और अब तो लगभग लगभग ज़्यादातर जगहों पे शौचालय और नल हर घर नल जल योजना के तहत नलों की जो है आपकी नल से पानी या टैप वाटर की सुविधा हो रही है। इसमें अभी और काम चल रहा है बड़े स्तर पे, और आप देखेंगे कि हम भी धीरे धीरे ग्रो करेंगे। देखिए, कमियां हैं और कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज समाज की थोड़ा, देखिए इस समय पे थोड़ा सा क्या है कि बदलाव के दौर में है समाज, तो उसमें हम सबको थोड़ा सा चीज़ों को पूरे सभी के दृष्टिकोण से देख के आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो अब ये है कि मध्य प्रदेश में संभावित सूची जो यूनेस्को है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है कि विभिन्न विभिन्न समय पे, चाहे प्राकृतिक हो, नेचुरल हो या मिश्रित, जो साइट्स हैं उनको संरक्षण के दृष्टिकोण से यूनेस्को की साइट में शामिल किया जाता है। और यूनेस्को की साइट में शामिल होने से एक तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है, साथ ही साथ जो है कि विभिन्न संस्थाओं के द्वारा इसके संरक्षण के लिए आपको इसमें विभिन्न विभिन्न आपको इसमें जो है कि आपका आर्थिक मदद वगैरह मिलती है। तो अभी मध्य प्रदेश में 4 ऐतिहासिक जगहों को जो है आपके विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया। तो एक तो सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं, कौन-कौन से शिलालेखों की बात की गई है? तो सांची का आपका, ठीक है? सांची, गुर्जरा, जिसमें अशोक का नाम दिया गया है, दतिया में ये। उसके बाद पंगुरी, ये सीहोर में है। और एक और एक है रूपनाथ, ठीक है? ये कहाँ है? जबलपुर में। तो ये जो आपके अशोक के किले हैं उनके संरक्षण की बात की गई है। जो चौसठ योगिनी मंदिर है, कहाँ का? जिससे जो मितावली, दीपावली और ये मुरैना का, जिससे संसद जो है कि पुरानी संसद उससे प्रेरित थी, जो 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में बना था, वो उसको शामिल किया गया है। फिर जो 5वीं और 6वीं शताब्दी में जो गुप्त काल में, कौन सा? तो आपका
64 योगिनी मंदिर मुरैना है, 64 मुरैना। और फिर आता है गुप्तकालीन, 5 से 6ठी शताब्दी में जो ठीक है 5वीं और 6ठी शताब्दी में जो मंदिर बने थे, जैसे कि वो नचना कुठार है पन्ना में, भूमरा का जो सतना मंदिर है, सकोर मंदिर है, और जो उस समय पे जो जितने भी मंदिर बने हैं उनके बारे में उनको भी वापस संभावित सूची में की घोषणा की है। ठीक है, तो ये यूनेस्को की अब जैसे ये आगे समय में जाके ये अभी संभावित सूची में, बाद में ये आगे जाके जो है कि मुख्य सूची में शामिल हो जाएंगे। और एक और है आपके बुंदेला के किले, जो बुंदेल राजवंश के समय में जो किले बनाए गए थे, स्थापित जो किले थे उनके बारे में। तो उसमें कौन कौन सा किला है आपका? गढ़ कुठार, कुंठार, राज राजा महल, जहांगीर महल, और छा, क्योंकि जहांगीर महल काफी जगह पे है, इस वजह से, है ना। ठीक है, और ये दतिया के जो महल है इनकी जो है कि ये शोभा क्योंकि ये हमारी भव्यता और स्थापत्य सौंदर्य के पर्यटन के स्थल है, तो ये इन सबको आपके शामिल किया है। तो अगर मुख्य मुख्य 3 बिंदु में देखें तो सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन 5वीं 6ठी शताब्दी के मंदिर, और बुंदेला शासकों के किले या महल को इसमें शामिल किया गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा कि भोपाल में ग्रीन एक्सपो। ठीक है, तो भोपाल इसमें आपका क्या है कि तो भारत में ग्रीन एक्सपो भोपाल में कब लगा, तो इस तारीख याद रखिएगा, 23 मार्च 2025 को। ठीक है, जिसमें कि आपके देश भर की प्रतिष्ठित कंपनियां, निर्माता और संभावित निवेशकों ने भाग लिया था। ठीक, और इसका आयोजन किसने किया था, तो इसका आयोजन जो आपका इमेजिन इवेंट और डिक्की ने जो आपका इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो है कि मुख्य आकर्षण क्या है आपका, सौर ऊर्जा है, फिर बिजली से छुटकारा या लाखों सब्सिडी वगैरह के लिए इसमें ई विस्तृत रेंज या इसमें हरित ऊर्जा की बात की गई। और ये कहीं ना कहीं एक निवेश, मध्य प्रदेश में हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक दृष्टिकोण से ये कार्य किया गया है, और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। जैसे कि अभी हमारे जो है कि सीएम मोहन यादव जी दावोस में गए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में, और विभिन्न विभिन्न समय पे, या फिर हमारे यहाँ पे जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी भोपाल में, वो ये सब मुख्यतः इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में रोजगार और लोगों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना और निवेश को मध्य प्रदेश में लाना है। फिर हमारी अखिल भारतीय पुलिस चैंपियनशिप की बात आती है। फिर हमारी क्या है न्यूज़ आपकी, अखिल भारतीय पुलिस निशानेबाजी चैंपियनशिप जो है आपका, तो इसमें सबसे जो ठीक है, तो ये कहाँ पे आयोजित हुई है, तो ये आपकी कहाँ पे अखिल भारतीय पुलिस कहाँ पे आयोजित हुई है, ये इंदौर में हुई है। ठीक है, और कब से कब तक हुई, कब हुई है, तो 29 मार्च 2025 को ये, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि और कौन सी है ये, तो 18वीं है। ठीक है, बस इतना ही पूछा जाएगा, कहाँ हुई है, कौन सी है, और निशानेबाजी चैंपियनशिप है। ठीक है, अब उसके बाद आती है आखिरी में आपकी डेफ, यानी कि जो बाधिर होते हैं, यानी कि जो बोलने में या सुनने में बधिर होते हैं,
उनके लिए। तो इसमें जो राष्ट्रीय डेफ कहाँ पे ये आयोजित हुई है, तो ये अहमदाबाद में। और इसमें सबसे महत्व, और 20 मार्च को आयोजित हुई है, ठीक है, 20 मार्च। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो मध्य प्रदेश के में जो टेबल और टेनिस चैंपियनशिप में जो एक कुशाल सिंह राजावत जो है, उन्होंने राजावत ने 2 पदक जीते हैं, एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक। कितने? 2 पदक, स्वर्ण और एक रजत। ये 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में, ठीक है, ये 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में है। और रजत जो है आपका, रजत पदक जो कई में जीता है उन्होंने, ये भी 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में, वो 3 पोजीशन स्पर्धा में, 3 पोजीशन स्पर्धा में, ये रजत, और ये आपका 3 प्रोन स्पर्धा में, ठीक। और इसमें एक और चीज महत्वपूर्ण है, वो है कि एक जो मध्य प्रदेश की जो बैडमिंटन खिलाड़ी है गौरांशी शर्मा, कुमारी गौरांशी शर्मा, इन्होंने जो है आपके, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है ना, ठीक है। और इसी के साथ जो है कि आज का हमारा मार्च का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हमें सजेशन दीजिएगा। हम सोचेंगे कि अगली क्लास में उसी प्रकार से जो हमारा, जिस तरीके से हम बोर्ड के माध्यम से पढ़ते हैं डिजिटल बोर्ड के, उसी माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें ये है कि एक तो थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस, मतलब मैं पहली बार भी पढ़ा रहा था, तो इसमें एक तो सही राइटिंग भी नहीं आ रही है, और इस वजह से है कि इसमें थोड़ा, ये थोड़ा लंबा क्लास हो रहा है, तो हम उसमें अच्छे से और थोड़ा मैप वैप अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि इसमें जो है कि इसमें जैसे कि ये ब्लैक साइड है, यहाँ पे दूसरी साइड साइड में, यहाँ पे जगह तो बार बार हटाना पड़ रहा है बार बार, तो उससे आपको भी परेशानी हो रही होगी। तो इस वजह से हम अगली क्लास को उसी में पढ़ेंगे। और आप जो है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।